ओके चलिए शुरू किया जाए एसी करंट का आखिरी टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है ट्रांसफॉर्मर। अब आप कहीं ना कहीं ऐसा पढ़ चुके हो कि जब पावर ट्रांसमिशन होता है ना, तो आपको पावर को एकदम हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट करना पड़ेगा, तभी आपका वायर में जो पावर लॉस है ना वो कम रहता है। ये आपने पढ़ा था 3rd चैप्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी में, राइट, कि पावर ऑलवेज ट्रांसमिटेड एट अ वेरी हाई वोल्टेज टू रिड्यूस द लॉस ऑफ द पावर ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन। ओके चलिए, अब नॉर्मली जो आपके पावर केबल्स होते हैं ना, बाहर ऐसे जो लटके होते हैं ना, राइट, उसके अंदर जो वोल्टेज है ना वो नॉर्मली होता है 33 किलोवाट। कितना? 33 किलोवाट, राइट, दैट इज 33,000 वोल्ट का वो वोल्टेज होता है उस लाइन के अंदर। अब आप घर पे जो अप्लायंसेस यूज करते हो तो 230 वोल्ट वाले होते हैं, राइट। ओके, मतलब देयर हैज टू बी सम प्रोविजन जिससे हम वोल्टेज को, बड़ा जो वोल्टेज आ रहा है उसको घटा सके, या अगर छोटा वोल्टेज है तो उसको बड़ा कर सके, राइट। और इसके लिए हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं डब्बी। हम नॉर्मल लैंग्वेज में इसको डब्बी कहते हैं, राइट। जब भी पावर जाता है ना तो हम कहते हैं कि वो डब्बी उड़ गई थी, तो वो डब्बी और कुछ नहीं है, डब्बी जो है ना वो ट्रांसफॉर्मर है। क्या है भाई? डब्बी ट्रांसफॉर्मर है। ट्रांसफॉर्मर का काम है एसी वोल्टेज को इंक्रीज करना या एसी वोल्टेज को डिक्रीज करना, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रांसफॉर्मर को लिखना। ट्रांसफॉर्मर, चलिए, तो ट्रांसफॉर्मर इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज ऑल्टरनेटिंग करंट। खाली ऑल्टरनेटिंग करंट को ही आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, ध्यान रखना, डीसी को नहीं कर सकते हो, या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, राइट। चलिए, बना किसका होगा? तो यहाँ पे खाली 2 वाइंडिंग्स होते हैं, 2 कॉइल होते हैं जिनको एक दूसरे के साथ लिंक कराया जाता है, राइट। तो अब लिंक कराने के लिए यूज करा जाता है कोर मटेरियल। ओके, तो कोर मटेरियल या तो बेसिकली इस शेप में होता है, दिस इज अ सॉफ्ट आयरन, राइट। और ये सॉफ्ट आयरन का जो कोर है ना वो भी लैमिनेटेड होता है। आपको पता होगा एडी करंट, राइट। ये जो कोर है उसको आपको लैमिनेटेड रखना पड़ेगा, मतलब बहुत सारी पतली पतली पत्तियां होगी, उसको एक दूसरे के साथ ऐसे जोड़ा गया होगा, राइट। अब इसके ऊपर वाइंडिंग्स होंगे, देयर आर 2 वाइंडिंग्स। चलो, ये है आपका प्राइमरी वाइंडिंग, दिस इज योर प्राइमरी वाइंडिंग, ओके। और यहाँ पे हम इनपुट सिग्नल देने वाले हैं VS, सप्लाई वोल्टेज, राइट। तो ये है आपका प्राइमरी वाइंडिंग, and let's say number of turns in primary winding is NP। चलो, प्राइमरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न कितना है भाई? NP है। ये हमने जो लिया वो क्या है भाई? ये है आपका सॉफ्ट आयरन कोर। क्या है? ये आपका सॉफ्ट आयरन का कोर है, राइट। इसका काम क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, है ना। चलिए, अब यहाँ पे दूसरा वाइंडिंग होगा सेकेंडरी वाइंडिंग, जो इसी लिंब के ऊपर ऐसे किया होगा। दिस इज अ सेकेंडरी वाइंडिंग जहाँ पे आप आउटपुट वोल्टेज बाहर लेने वाले हो। दिस इज V आउटपुट, V ऑफ, you can say secondary, this is the primary winding, we'll write this as VP, okay। चलो, ये जो आपका दूसरा कॉइल है ना, this is a secondary winding, okay। चलो, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर के अंदर बेसिकली 2 कॉइल होता है जिनको एक दूसरे के साथ लिंक कराया जाता है, ओके। तो या तो ये एक मेथड है उसको लिंक कराने का, या फिर आप एक दूसरा मेथड भी यूज़ कर सकते हो लिंक करने के लिए। आप जो आयरन कोर है ना उसको आप ऐसा रख सकते हो, राइट। दिस काइंड ऑफ द आयरन कोर ऑल्सो यू कैन यूज़। और आप वाइंडिंग को इस तरह भी रख सकते हो, एक वाइंडिंग आप ऐसे रखोगे, दिस इज़ योर प्राइमरी वाइंडिंग, और सेकेंडरी वाइंडिंग आप इस तरफ रखो दूसरे लिंब के ऊपर, राइट। चलिए, अब ये काम कैसे करेगा फटाफट उसके बारे में बात करते हैं। सेकेंडरी वाइंडिंग में जो नंबर ऑफ टर्न्स है दैट इज NS, ओके। और ये नंबर ऑफ टर्न के अंदर ही सारा खेल होता है कि आपको वोल्टेज को बढ़ाना है या वोल्टेज को घटाना है। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दिस नंबर ऑफ टर्न, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मर के अंदर होता क्या है? इट कंटेन्स 2 कॉइल्स ऑफ आइसोलेटेड टर्न्स which are mounted on soft iron or any other magnetic core, right, as per their number of turns
NS and NP, the voltage can be increased or decreased. Voltage can be increased or decreased. चलिए अब खेल क्या है पूरा वो समझते हैं. Okay, let's understand this. Now what will happen, क्योंकि यहाँ पे आपका AC वोल्टेज है, तो ये जो करंट है जैसे इस कॉइल में से पास होता है, हमें इतना पता है जो भी कॉइल में से करंट पास होगा तो उसके साथ अपना मैग्नेटिक फील्ड बनता है, राइट. मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा, और वो जो फ्लक्स जनरेट हुआ क्योंकि हमने सॉफ्ट आयरन कोर रखा हुआ है, तो इस कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा वो मैग्नेटिक फ्लक्स दूसरे कॉइल के साथ अपने आप लिंक हो जाएगा, राइट. दैट इज अ म्यूचुअल इंडक्टेंस. एक का जो फ्लक्स है वो दूसरे के साथ लिंक होता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, म्यूचुअल इंडक्टेंस. आपको पता ही है ये तो, ठीक है. चलिए अब यहाँ पे जो करंट है वो कांस्टेंट नहीं है, बिकॉज इट इज एसी करंट. ये करंट वेरी करेगा, राइट. तो अगर ये प्राइमरी कॉइल का करंट वेरी करेगा तो उसका फ्लक्स वेरी करेगा. अगर उसका फ्लक्स वेरी करेगा तो उसके अंदर तो ईएमएफ जनरेट होगा एज पर द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. किसी भी कॉइल के साथ जुड़ा हुआ करंट अगर वेरी हुआ या फ्लक्स अगर वेरी हुआ तो उसके अंदर ईएमएफ जनरेट होता है. तो फ्लक्स खाली प्राइमरी का ही थोड़ी वेरी हुआ है, वही फ्लक्स तो सेकेंडरी कॉइल के साथ भी लिंक है. तो अगर प्राइमरी का फ्लक्स चेंज होगा तो सेकेंडरी का भी फ्लक्स चेंज होगा, सेकेंडरी का फ्लक्स चेंज हुआ तो सेकेंडरी के अंदर भी ईएफ मिलेगा, और वही ईएमएफ आपको यहाँ पे लेना है, दैट इज सेकेंडरी वोल्टेज, राइट. यही ईएमएफ आपको यहाँ पे आउटपुट लेना है, विल मोर अप्रोप्रिएटली राइट दिस इज आउटपुट एसी वोल्टेज, राइट. दैट इज VS, यू कैन राइट. ओके, चलो तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द आइडियल ट्रांसफॉर्मर. अब आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है, तो आइडियल ट्रांसफार्मर के 2-3 सिचुएशंस है. कंडीशन से पहला कंडीशन ये है कि ये जो कॉइल है ना उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए, बिकॉज वी डोंट रिक्वायर कि एनी पावर लॉस टेक प्लेस. पावर कोई लॉस नहीं होना चाहिए, बिकॉज आइडियल है ना, देयर शुड बी नो पावर लॉस. तो दोनों कॉइल जो है ना उसका रेजिस्टेंस एकदम कम होना चाहिए, और दोनों कॉइल के अंदर करंट जो है ना वो भी एकदम कम होना चाहिए, बिकॉज करंट ज़्यादा होगा तो हीट का लॉस बढ़ेगा I² × R के फॉर्म में. और तीसरा आपको अजम्पशन ये करना है कि दोनों के बीच में जो फ्लक्स है ना वो परफेक्टली लिंक होना चाहिए, कोई फ्लक्स लॉस होना नहीं चाहिए. ये जितना फ्लक्स प्रोड्यूस करे सारा दूसरे के साथ लिंक होना चाहिए. तो ये आपके कंडीशन है आइडियल ट्रांसफार्मर के, दैट इज द रेजिस्टेंसेस ऑफ द कॉइल शुड बी negligible. That's the first thing. Second, current in both winding should be negligible. राइट. इन दोनों से क्या होगा, पावर का जो लॉस है ना वो आप नेग्लेक्ट कर सकते हो. यू कैन नेग्लेक्ट द पावर लॉस बाय बोथ दिस थिंग्स. और तीसरा, flux should link perfectly between the coils. Flux should link perfectly between the coils. Right. चलिए अब हम स्टेटमेंट लिखेंगे. Due to AC current, flux in primary winding change. Flux in primary winding change. प्राइमरी वाइंडिंग का फ्लक्स चेंज होने वाला है भाई, डेफिनेटली, राइट. चलिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इफ फ्लक्स विथ ईच टर्न, इफ फ्लक्स विथ ईच टर्न इज फाई, हर एक टर्न के साथ फ्लक्स लिंक हुआ है फाई जितना, राइट. तो प्राइमरी के अंदर कितना इंड्यूस ईएमएफ होगा, बिकॉज आपका फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा. तो आप लिख सकते हो कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल, दिस इज EP. यूज करो बच्चों -d∅/dt. ये फाई तो एक ही टर्न का फ्लक्स है, ऐसा तो प्राइमरी के अंदर NP जितने टर्न है. तो यहाँ पे जो इंड्यूस्ड EMF होगा प्राइमरी के अंदर दैट इज -NP × d∅/dt, एंड दैट इंड्यूस्ड EMF इज सेम टू सेम एज दैट ऑफ द सप्लाई वोल्टेज, राइट. यहाँ पे जो EMF जनरेट होगा प्राइमरी के अंदर, यू कैन एज्यूम दैट इट इज इक्वल टू दिस सप्लाई वोल्टेज, बिकॉज हमने कंसिडर किया है कि इसके अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं है और करंट बहुत कम है, मतलब कोई पावर या वोल्टेज का लॉस नहीं होगा. मतलब यहाँ पे जितना वोल्टेज है वो सीधा आपको इस प्राइमरी कॉइल के अंदर मिलेगा. सो वी कैन ऑल्सो राइट दिस EP इज इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज VP. EP मतलब जो कॉइल ने जनरेट किया, VP मतलब सप्लाई वोल्टेज. बोथ इज गोइंग टू बी सेम, बोथ आर गोइंग टू बी सेम एज इट इज आइडियल. चलिए अब आगे स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा आपको, तो पहले इसको फटाफट कॉपी करें. चलिए फिर आगे स्टेटमेंट लिखेंगे सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए. ओके चलिए, क्योंकि दोनों को हमने
मैग्नेटिकली लिंक किया हुआ है, तो जो फ्लक्स प्राइमरी के साथ बनेगा हर एक टर्न में, उतना ही फ्लक्स सेकेंडरी के साथ भी हर एक टर्न में बनने वाला है, बिकॉज कोई फ्लक्स का लॉस हुआ नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि फ्लक्स लिंक विथ ईच टर्न, फ्लक्स लिंक विथ ईच टर्न ऑफ सेकेंडरी कॉइल is also phi which is also changing, because अगर प्राइमरी में चेंज हो रहा है तो सेकेंडरी का भी फ्लक्स चेंज होगा विच ऑल्सो चेंज, तो उसके अंदर भी ईएमएफ जनरेट होगा, तो उसका जो इंड्यूस ईएमएफ होगा सेकेंडरी का, राइट। तो हर एक टर्न के साथ कितना फ्लक्स चेंज हुआ है, माइनस डी फाई बाई डी टी। अब सेकेंडरी के अंदर कितना नंबर ऑफ टर्न है, देयर आर नंबर ऑफ टर्न विच इज एन एस, तो सेकेंडरी के अंदर कितना ईएमएफ जनरेट होगा, माइनस एन एस इंटू डी फाई बाई डी टी। और यहाँ पे जितना ईएमएफ जनरेट होगा सेकेंडरी में उतना ही सेम आपको बाहर भी मिलने वाला है आउटपुट पे, बिकॉज यहाँ पे करंट बहुत स्मॉल है और रेजिस्टेंस भी हमने इग्नोर किया है। तो आप लिख सकते हो कि दिस ई एस इज सेम एज वी एस, सप्लाई आउटपुट वोल्टेज, राइट, और सेकेंडरी वोल्टेज। आई डिड लाइक दिस, ओके। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, रेशियो लेते हैं। लेट्स टेक द रेशियो ऑफ द आउटपुट वोल्टेज बाई इनपुट वोल्टेज। आउटपुट पे आपको जो वोल्टेज मिला वो, और इनपुट पे आपने जो वोल्टेज दिया था उसको रेशियो लेते हैं, राइट। चलिए, तो बच्चों आउटपुट पे आपका वोल्टेज ये रहा माइनस एन एस इंटू डी फाई बाई डी टी, और इनपुट पे आपका वोल्टेज ये रहा माइनस एन पी इंटू डी फाई बाई डी टी। चलिए, फ्लक्स का चेंज कैंसिल कर देंगे, तो आपका जो सप्लाई वोल्टेज का रेशियो है ना बच्चों, दैट इज एन एस बाई एन पी। कितना है सप्लाई वोल्टेज का रेशियो, एन एस बाई एन पी। अब सिंपली सोचो कि अगर आपको जो आउटपुट वोल्टेज है वो बढ़ाना है, अगर आपको ये आउटपुट वोल्टेज बड़ा करना है सेकेंडरी का वोल्टेज, तो आप क्या करोगे, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा रखोगे। सेकेंडरी में क्या करोगे आप, नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा रखोगे। तो मैं सिंपली लिख सकता हूँ कि इफ़ एन एस इज मोर देन एन पी, सेकेंडरी कॉइल में अगर नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा है तो सेकेंडरी का वोल्टेज भी आपको ज़्यादा मिलेगा, तो आपका जो सेकेंडरी का वोल्टेज है वो प्राइमरी से बड़ा हो जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज बढ़ने का काम हो रहा है तो इसे कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। क्या कहते हैं भाई इसे हम कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, जहाँ पे आपका वोल्टेज बढ़ने का काम करेगा। चलिए, दूसरा होगा स्टेप डाउन। ये आप खुद ही समझ चुके हो अब स्टेप डाउन क्या होगा वो, राइट। तो स्टेप डाउन के अंदर अगर यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कम है तो डेफिनेटली व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इफ एन एस इज लेस देन एन पी, तो आउटपुट का जो वोल्टेज है वो भी कम मिलेगा आपको जो इनपुट है उसके कंपेयर में। तो ये आपका स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, राइट। तो जहाँ पावर प्लांट होगा ना, पावर प्लांट में स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है, बिकॉज पावर प्लांट को ज़्यादा वोल्टेज बना के फिर ट्रांसफर करना होता है। तो पावर प्लांट में स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होगा जो वोल्टेज को हाई करेगा, और आपके घर के बाहर जो ट्रांसफॉर्मर होगा ना सोसाइटी के बाहर, वो ये होगा स्टेप डाउन, जो वापस वोल्टेज को डाउन करेगा और फिर आपके घर तक वोल्टेज आएगा, दैट इज ऑफ 230 वोल्ट सम वॉट, राइट। ओके, चलिए अब एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर के बारे में अब इतना लिख सकते हो कि अगर आइडियल ट्रांसफॉर्मर है ना तो पावर कोई लॉस नहीं हो रहा है। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर आप ऐसा लिख सकते हो कि नो पावर इज लॉस, मतलब इनपुट पावर there is power in the primary circuit and output power that is power in the secondary circuit, both are same। पावर का फॉर्मूला होगा आपका V इंटू आई, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे इनपुट है ना, तो VP IP प्राइमरी वाइंडिंग, ये VS IS सेकेंडरी वाइंडिंग, राइट। तो यहाँ से अगर आप रेशियो करोगे बच्चों VS बाई VP का, तो दैट इज IP बाई IS। तो आप एक और चीज़ जोड़ सकते हो कि VS बाई VP इज इक्वल टू IP बाई IS, दैट इज इक्वल टू NS बाई NP, and that is called as R। R is transformation ratio। R क्या है भाई, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, मतलब सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न और प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न का रेशियो, विच इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसफॉर्मर, जिसका काम है AC वोल्टेज को ऊपर करना या AC वोल्टेज को नीचे करना। बहुत सिंपल है, नंबर ऑफ टर्न से आप खाली एडजस्ट कर सकते हो पावर बढ़ाना है कि घटाना है, वोल्टेज बढ़ाना है कि घटाना है। वोल्टेज बढ़ाना है तो सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा रखो, वोल्टेज घटाना है सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न कम रखो, ठीक है। चलिए कॉपी करिए क्विकली इसको। ओके, अब बात करेंगे कि ट्रांसफॉर्मर में ये आइडियलिटी नॉर्मली नहीं होती है। आप जितना यहाँ पे पावर दोगे इनपुट में, उतना ही पावर आपको एग्जैक्टली कभी नहीं मिलने वाला है आउटपुट में। इसके रीज़न क्या है, तो लेट्स सी द रीज़न ऑफ पावर लॉस, राइट। तो सारे रीज़न जो है ना वो ये कोर की वजह से ही है।
सारे रीज़न जो है वो कोर की वजह से ही है, क्योंकि सबसे पहला रीज़न है कोर जो है ना उसके अंदर फ्लक्स लीक हो जाएगा, फ्लक्स लीकेज, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल कि प्राइमरी में जितना मैग्नेटिक फ्लक्स है वो 100% फ्लक्स को सेकेंडरी के साथ लिंक कराया जाए, इट इज़ नेवर पॉसिबल, राइट। चलिए दूसरा प्रॉब्लम जो है ना वो है एडी करंट। क्या है भाई दूसरा? एडी करंट है। तो कोर मैग्नेटिक मटेरियल का बना हुआ है, तो जब उसका फ्लक्स चेंज होता है तो आपको पता है कि वो एडी करंट जनरेट करता है। एडी करंट की वजह से कंडक्टर आपका जो मैग्नेट है वो गर्म हो जाएगा, जो सॉफ्ट आयरन कोर है वो गर्म हो जाएगा, तो दैट इज गोइंग टू बिकम हीटिंग इफेक्ट। ओके फाइन, तो एक दूसरा प्रॉब्लम है, सबका सॉल्यूशन भी लिखेंगे, राइट। और तीसरा प्रॉब्लम भी है बच्चों कोर की वजह से, और तीसरा प्रॉब्लम है कोर की वजह से, दैट इज हिस्टेरेसिस लॉस, राइट क्योंकि यहाँ पे आपका जो कोर है वो फ्रीक्वेंटली मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज होगा बिकॉज इट्स ऑफ एसी करंट। तो करंट के साथ साथ आपका जो कोर है उसका मैग्नेटिज्म भी वेरी होगा, और जब आपका कोर फ्रीक्वेंटली मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज होगा तो उसके अंदर हिस्टेरेसिस लॉस होने वाला है, हिस्टेरेसिस की वजह से भी गर्म हो जाएगा। तो दिस इज ड्यू टू फ्रीक्वेंट मैग्नेटाइजेशन एंड, चलिए इतना अभी नीचे लिखते हैं सारे पॉइंट्स को। सबसे पहला आपका फ्लक्स लीकेज है, तो इसका सॉल्यूशन आप कैसे कर सकते हो? तो आप ये वाला अगर आप अरेंजमेंट रखोगे ना तो इसमें बहुत फ्लक्स लीक होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसे होके फिर यहाँ पे लिंक होगा, तो इधर बहुत प्रॉब्लम है। तो आप क्या कर सकते हो, ये वाला अरेंजमेंट यूज़ कर सकते हो जिसमें आपने कॉइल को एक दूसरे के ऊपर ही वाइंडिंग किया हुआ है, तो इसमें फ्लक्स लिंक के चांसेस कम है, राइट। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो बच्चों, यहाँ पर आप वाइंड कॉइल वन अबव अदर, राइट तो ये आपका सॉल्यूशन है, आप ऐसा कर सकते हो ताकि फ्लक्स लीकेज कम हो जाए। चलिए दूसरा जो है वो है एडी करंट। एडी करंट रिड्यूस करने के लिए आप लैमिनेटेड कोर यूज़ कर सकते हो, राइट क्या यूज़ कर सकते हैं हम? लैमिनेटेड कोर, क्योंकि लैमिनेटेड कोर से क्या होगा, एडी करंट के जो पाथ है ना वो छोटे हो जाएंगे, और एडी करंट के अगर पाथ छोटे हो जाएंगे तो उसका इफेक्ट भी कम हो जाएगा, हीट लॉस कम हो जाएगा। चलिए तीसरा जो ये हिस्टेरेसिस लॉस है, हिस्टेरेसिस लॉस हो क्यों रहा है? इट इज टेकिंग प्लेस ड्यू टू फ्रीक्वेंट मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन, हीट लॉस होना चालू हो जाएगा, हीट लॉस टेक प्लेस, राइट। तो इसके लिए आप ऐसा मटेरियल यूज़ करो एज अ कोर जिसका हिस्टेरेसिस साइकिल नैरो हो, बिकॉज हिस्टेरेसिस साइकिल का जो एरिया होता है ना वही होता है हीट लॉस। तो आप नैरो हिस्टेरेसिस साइकिल वाला मटेरियल यूज़ करो, राइट। तो यूज़ मटेरियल ऑफ कोर विथ नैरो हिस्टेरेसिस साइकिल, डू इट, राइट। चलिए तो आपने कोर के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है, राइट। चलिए अभी आपको वायर के अंदर भी तो रेजिस्टेंस होगा कुछ ना कुछ, तो चौथा रीज़न जो है दैट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। ओके जस्ट गिव मी सम स्पेस सो दैट आई कैन राइट हियर। चलिए इधर लिखते हैं। ओके तो चौथा रीज़न क्या होगा बच्चों आपका? चौथे नंबर का रीज़न होने वाला है रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, राइट। ओके तो कॉइल का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो जब करंट पास होगा तो वहाँ से भी पावर का लॉस होगा I²R। तो कॉइल के रेजिस्टेंस की वजह से पावर लॉस होने वाला है I²R। तो इसको आप कम कैसे करोगे? इसको कम करने के लिए या तो करंट कम रखो, पर अगर मान लो करंट आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो देन यू हैव टू रिड्यूस द रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है भाई? ρ × L/A, राइट। तो आप क्या करोगे बच्चों, ऐसा वायर लोगे जिसका एरिया बड़ा हो, मतलब वी विल यूज़ थिक वायर, जिसका थिकनेस ज़्यादा है ना, ऐसा वायर यूज़ करेंगे ताकि रेजिस्टेंस कम हो जाए और जो पावर का लॉस है वो भी हम कम कर सके, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसफॉर्मर, जहाँ पे आप AC वोल्टेज को या तो अप कर सकते हो या तो डाउन कर सकते हो जस्ट बाय यूजिंग द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चलिए कॉपी कर लेंगे क्विकली, यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है। अब हम आगे करने वाले हैं NCERT एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। चलिए कॉपी करिए इसको क्विकली।